क्या हाल चाल बच्चों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मैं आज लेकर के आया हूं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 जो कि सॉल्यूशन है, उसके जैक बोर्ड के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर में बात करेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छे से देख लेते हो, यहाँ पे जितना टाइप का क्वेश्चन है वो अगर आप अच्छे से सीख लेते हो और याद कर लेते हो तो चैप्टर सॉल्यूशन से आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो चलिए देर ना करते हुए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग बात करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो ऑलरेडी आ रखा है, तो आप लोग जरूर चैनल में विजिट करना और उसको देखना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम बात, ये तुम्हारा ईयर वाइज एनालिसिस है कि कब कब क्या है, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का। देखो ये पीवाईक्यू ही है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें डिफाइन करने बोला है। 3 डेफिनेशन यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, कौन कौन सा। एक का नाम है ऑस्मोसिस, दूसरा का नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर और तीसरा का नाम है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो देखो ऑस्मोसिस हम लोग किसको कहते हैं। ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है, और सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट कहां से कहां होता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ। ध्यान से सुनना, हम क्या बोले हैं, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, वो हायर से लोअर बोल देते हैं, बट एक्चुअली में ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है वो लोअर कंसंट्रेटेड से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के तरफ होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये बात को ध्यान में रखना। तो ऑस्मोसिस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज क्या, ऑस्मोसिस। ये पहला डेफिनेशन था। नेक्स्ट स्लाइड में इसका सारा आंसर लिखा हुआ है, तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, उसके बाद वो स्लाइड में लेकर के जाऊंगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अभी सुनिए, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन का अगर हम बात करें तो सेकेंड डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग किसको कहते हैं, तो नाम से ही पता चल रहा है, वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस के वजह से डेवलप हो उसको हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे, पहला बात। दूसरा बात, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड लगता है। किसके वजह से होता है, ऑस्मोसिस के वजह से। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एक्स्ट्रा प्रेशर, ठीक है, exerted on higher concentrated solution side due to the phenomena of osmosis is known as osmotic pressure। हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड लगने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर ऑस्मोसिस के वजह से, उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हम लोग किसको कहते हैं, एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ करे, उसी को हम लोग कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यही तीनों डेफिनेशन का आंसर यहां पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। ये आपका पहला डेफिनेशन हो गया, किसके लिए, ऑस्मोसिस के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर, एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक क्योंकि जनरली जो हम लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं वो वाटर यूज करते हैं, इसी वजह से यहां पे हाइड्रोस्टैटिक का बात किया है। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। हम एक और डेफिनेशन बता रहे हैं, चाहो तो वो भी नोट डाउन कर लेना। देखो ऑस्मोसिस को कुछ ऐसे भी डिफाइन किया जाता है, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड ऑस्मोसिस को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाया जा रहा है उसको भी हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो यानी कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड ऑन हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप द फेनोमेना ऑफ ऑस्मोसिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये भी अपने अपने कॉपी में लिख लेना, अगर आपको मन है तो ये डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो, दोनों सही है। लास्ट है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, हम आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। द मेम्ब्रेन which allows only movement of solvent particle through it is known as क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एक ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट को अलाउ करे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन पार्ट्स पर मिलियन। बाबू ये क्वेश्चन ना तुम लोग का जैक बोर्ड में एक ही बार पूछा गया है आज तक, पर भी सेफ्टी के लिए याद रखना। अगर हम पीपीएम का बात करें तो इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है,
प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। तो वेट ऑफ सॉल्यूट 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग उसका पीपीएम कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। इट इज डिफाइंड एज वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पीपीएम। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पे याद रखना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ना, इसका यूज कहां पे किया जाता है? इस कंसंट्रेशन टर्म का यूज हम लोग तभी करते हैं जब किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दिस कंसंट्रेशन टर्म, ये पूछा भी जा सकता है, दिस कंसंट्रेशन टर्म is used to express when number of solute, ठीक है, when number of solute नहीं, when solute is present in trace amount, ठीक है। ये जो ट्रेस है ना, ट्रेस का मतलब होता है कम, तो ये कंसंट्रेशन टर्म का यूज आप तभी करोगे जब सॉल्यूट का अमाउंट एकदम कम होगा। ट्रेस अमाउंट, ट्रेस का मतलब आप लिख सकते हो कम अमाउंट, कम को ही हम लोग ट्रेस अमाउंट कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो जरा, ये तो काफी फेमस है, डिस्टिंक्टिविटी एंड मोलालिटी, बहुत बार पूछा गया है, इनसे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम मोलारिटी का बात करें तो पहला डिफरेंस तो दोनों का डेफिनेशन हो जाएगा। पहला डिफरेंस क्या होगा, मोलारिटी में क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। वही मोलालिटी में क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो यही बात यहां पे लिखा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ क्या, सॉल्वेंट। आगे ये तुम्हारा वॉल्यूम रिलेटेड है, तो इट इज वॉल्यूम रिलेटेड, इट इज क्या, मास रिलेटेड, यानी ये वॉल्यूम से रिलेटेड है और ये मास से रिलेटेड है। आगे अगर बात करोगे तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाएगा और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो नेक्स्ट यही लिखा गया है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है और एक क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे कहा जाता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखो मोल फ्रैक्शन जो है ना, वो सॉल्यूट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो और सॉल्वेंट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर हम मोल फ्रैक्शन का बात करें तो इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट या सॉल्वेंट का मोल का रेशियो अगर सॉल्यूशन के मोल के साथ में लिया जाए तो जो वैल्यू आता है उसी को हम लोग कहते हैं मोल फ्रैक्शन। यही बात यहां पे लिखा भी गया है, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ क्या, सॉल्यूशन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। अब यही बात यहां पे, ठीक है, अब फॉर्मूला भी लिख लो। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को XB से रिप्रेजेंट करते हैं, B यानी सॉल्यूट, तो ऊपर में रखना मोल ऑफ सॉल्यूट यानी NB और नीचे में रखोगे मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूशन रखना है और सॉल्यूशन मिलता बनता कैसे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल के मिक्सचर से। तो यहां पे लिख लेना मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन भी याद रखना, B का मतलब होता है सॉल्यूट और A का मतलब होता है सॉल्वेंट। उसी प्रकार से अगर मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो ऊपर में रख लेना मोल ऑफ सॉल्वेंट और नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूशन यानी मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, मोल फ्रैक्शन का बात हो ही रहा है तो ये भी बात याद रखना कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू 1 के बराबर आता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन। बाबू इससे भी अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है, आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं। देखो, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को हर एक कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे ओबे करे। ठीक है, यानी जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। यही बात यहां पे लिखा गया है, द सॉल्यूशन व्हिच ओबेज राउल्ट्स लॉ एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, अगर बात हो रहा है आइडियल सॉल्यूशन का तो यहां पे हम कुछ और बात बताना चाहते हैं जिससे आपको सवाल पूछा जा सकता है। अगर आप आइडियल सॉल्यूशन में बात करोगे ना, तो आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर होता है, यानी जो आप एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करोगे उसको हम ऑब्जर्व्ड बोल रहे हैं, और जो थ्योरेटिकली कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला से उसको बोल रहे हैं कैलकुलेटेड। तो आइडियल सॉल्यूशन में जो आपका P ऑब्जर्व्ड होता है ना, ठीक है, ये बराबर होता है P कैलकुलेटेड।
ठीक है। पी ऑब्जर्व किसके बराबर होता है, पी कैलकुलेटेड। इस बात को भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। आगे अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो नेक्स्ट पॉइंट आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको यह भी याद रखना है कि आइडियल सॉल्यूशन में बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन सेम होता है। इंटरैक्शन बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग, ये सारा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। बिफोर एंड आफ्टर मिक्सिंग इज सेम, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग किसके बीच में होगा, या इधर ए या फिर बी, ठीक है। आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन किसके बीच में हो जाएगा, ए बी, तो ये दोनों बराबर होता है। इसके बाद ना कोई भी सॉल्यूशन का टाइप के लिए आपको 4 वैल्यू का चेंज याद रखना है। एक डेल्टा वी में क्या चेंज आएगा, एक डेल्टा एच में क्या चेंज आएगा, एक याद रखना डेल्टा जी में क्या चेंज आएगा, और एक याद रख लेना डेल्टा एस में। हालांकि डेल्टा जी और डेल्टा एस ना हर सॉल्यूशन के लिए सेम होता है, चाहे वो आइडियल हो, नॉन आइडियल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव डेविएशन हो, फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा सेम होगा। आइडियल के लिए डेल्टा वी का वैल्यू 0 के बराबर आता है, डेल्टा एच भी 0 के बराबर आता है, डेल्टा जी आपका लेस देन 0 आता है यानी नेगेटिव में होगा, और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 आता है यानी पॉजिटिव में होगा। तो ये बात भी ध्यान में रखना। और एग्जाम्पल में कुछ एग्जाम्पल्स भी आप लोग याद कर लेना आइडियल सॉल्यूशन का, जैसे बेंजीन और टॉलिन का जो मिक्सचर होता है, ये एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, बेंजीन एंड टॉलिन, ठीक है। तो बेंजीन और टॉलिन का जो मिक्सचर होता है वो आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। इन जनरल आपको क्या याद रखना है, अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किए हो और दोनों का मॉलिक्यूलर साइज लगभग बराबर है, ठीक है, दोनों का मॉलिक्यूलर साइज लगभग क्या है, बराबर है, और पोलर नेचर भी सेम है, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। तो ये पॉइंट भी याद रखना। इतना अगर याद रख लोगे ना तो आइडियल सॉल्यूशन का कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। आगे बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम लोग किसको कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करे। अरे अगर आइडियल याद हो जाए ना तो नॉन आइडियल याद करने का आपको चिंता ही नहीं करना है, क्योंकि आइडियल किसको कहते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा उसको आइडियल कहोगे, जो ओबे ना करे उसको क्या कहोगे, नॉन आइडियल कहोगे। जैसे अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन का बात करें तो नॉन आइडियल में और क्या क्या बात याद रखना है। एक तो ये याद रखना कि यहां पे जो पी ऑब्जर्व्ड है, P observed not equal to P calculated, not equal to P calculated। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो राउल्ट्स लॉ में जितना भी फॉर्मूला है ना नॉन आइडियल के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। कहने का मतलब नॉन आइडियल में पीए जो है वो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स से होगा। अरे ये आइडियल नॉन आइडियल है, राउल्ट्स लॉ को फॉलो ही नहीं करेगा, तो क्या ये फॉर्मूला मैच करेगा, क्या नहीं करेगा। उसी प्रकार से अगर हम पीबी का बात करें तो ये भी नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स भी होगा, ठीक है। और सिमिलर मैनर में अगर हम पी सॉल्यूशन का बात करें तो ये भी नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स भी आएगा, बात खत्म, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखना, पता नहीं पूछ सकता है आपसे। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे क्या बोलोगे, आइडियल का उल्टा, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम नहीं होगा। बिफोर मिक्सिंग इंटरैक्शन ए और बीबी के बीच में होगा, आफ्टर मिक्सिंग किसके बीच में होगा, ए बी, तो ये दोनों बराबर नहीं होता है। फिर यहां पे भी 4 चीज का चेंज देखोगे, एक डेल्टा वी में, एक देखोगे डेल्टा एच में, ठीक है, एक देखोगे डेल्टा जी में, और एक देखोगे डेल्टा एस में। बाबू तभी हम चिल्ला चिल्ला करके आपको बताएं कि डेल्टा जी का जो वैल्यू होता है वो लेस देन 0 होगा और डेल्टा एस ग्रेटर देन 0 हर सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, कभी नहीं बदलने वाला है। अगर आगे बात करोगे डेल्टा एच ये नॉट इक्वल टू 0 और डेल्टा वी भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0। आगे एक और बात याद रखना, ये जो नॉन आइडियल है ना इसको वापस से 2 प्रकार में बांटा जाता है। अब देखो हम क्या बोले, इंटरैक्शन बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग सेम नहीं होगा। अरे सेम नहीं है इसका मतलब क्या है, इंटरैक्शन इधर घटा होगा या फिर क्या क्या होगा, बढ़ा होगा। तो ये बात को भी ध्यान में रखना कि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है ना, जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, ये वापस से 2 प्रकार में बांट दिया जाता है। एक होता है सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है।
और एक होता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि ये दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन वाला। पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन घट जाता है, यानी यहां पे बिफोर मिक्सिंग इंटरैक्शन ए और बीबी के बीच में होगा, आफ्टर मिक्सिंग इंटरैक्शन ए और बी के बीच में होगा, ए बी के बीच में होगा। तो यहां पे क्या होता है, आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरैक्शन है ना वो क्या कर जाएगा, घट जाएगा, यानी ये कम होगा और ये क्या होगा, ज्यादा होगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, आफ्टर मिक्सिंग जो इंटरैक्शन है ना वो बढ़ जाता है, यानी ए बी इंटरैक्शन ज्यादा होगा। फिर यहां पे भी वही चार चीज का चेंज याद रख लेना, यहां पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जो है ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर भी ग्रेटर देन जीरो होगा, बाकी डेल्टा जी और डेल्टा एस अभी भी वही सेम होगा, लेस देन जीरो और ग्रेटर देन जीरो नहीं लिख रहे हैं, याद रखना। यहां पे डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर जो होगा वो लेस देन जीरो हो जाएगा और डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर जो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन जीरो, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगर हम पॉजिटिव डेविएशन का बात करें तो जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड टूट करके वीक बॉन्ड बनेगा वैसा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा, जैसे अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दो पॉजिटिव डेविएशन बनाएगा। वही अगर नेगेटिव डेविएशन का बात करें तो जहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा वो नेगेटिव डेविएशन बनाएगा, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिक्स कर दो तो वो नेगेटिव डेविएशन बनाएगा। इसके अलावा एक और बात याद रखना, ठीक है, यहां पे एजियोट्रॉप से भी आपसे सवाल पूछ सकता है। तो जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन होता है ना वो आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाएगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, नोट कर लेना, जो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन है वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है, जबकि नेगेटिव डेविएशन वाला जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप बनाता है। ये जरूर ध्यान रखना, ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, देखो एजियोट्रॉप आ गया, ठीक है। एजियोट्रॉप हम लोग किसको कहते हैं, तो एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करे उसी को हम लोग कहते हैं एजियोट्रॉप। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एजियोट्रॉप कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करोगे ना, एक एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का और क्या क्या खासियत है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होता है, ठीक है। तो यहां पे देखो डेफिनेशन लिखा गया है, द सॉल्यूशन व्हिच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एजियोट्रॉप, डेफिनेशन यही है। इसमें और क्या बोले कि इसमें जो लिक्विड फेज होता है और जो वेपर फेज होता है उसमें कंपोजिशन सेम होगा, ठीक है, कंपोजिशन इज सेम लिक्विड फेज, इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। एक और सवाल बच्चों यहां से पूछा जाता है, और वो सवाल क्या पूछा जाता है कि क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मदद से सेपरेट कर सकते हैं, तो जवाब है नहीं। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के हेल्प से हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, कांट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये भी बात ध्यान में रखना। आगे अगर बात करोगे ना तो ये दो प्रकार का होगा, एक मैक्सिमम बॉइलिंग और एक मिनिमम बॉइलिंग। मैक्सिमम बॉइलिंग कौन बनाएगा, नेगेटिव डेविएशन वाला, मिनिमम बॉइलिंग कौन बनाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। इतना बात जरूर याद रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और इसका टाइप लिखना है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसको कहते हैं, सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली एंड ओनली अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल and is independent from nature of solute particle is known as colligative property। ये चार प्रकार का होता है बच्चों। चार प्रकार का क्या क्या है, एक रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ चार प्रकार है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये बात को ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
ये तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के मदद से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन राउल्ट्स लॉ। ये भी बहुत बार सवाल पूछा जाता है, राउल्ट्स लॉ किसको कहते हैं? तो राउल्ट्स लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट ये है कि किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर होता है वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हम क्या बोले, किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होगा वो उसी के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसी को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इट इज डिफाइंड एज वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्या, मोल फ्रैक्शन। किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम इसका स्टेटमेंट लिखे तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एक्स से। पीए इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, के एक्स से। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो के का वैल्यू किसके इक्वल आ जाता है, पी नॉट ए के। तो यहां से हम लोग लिख देते हैं पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। यही मेरा है राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये सवाल भी आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है, ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब यहां से शुरू होगा तुम लोग का न्यूमेरिकल का सिलसिला। देखो जैक बोर्ड में वैसा बहुत सच ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का न्यूमेरिकल जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसका बस टाइप देख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार। ठीक है, तो ये आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर बेंजीन का, यानी यहां से पी नॉट ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है। बेंजीन यहां पे मान लो सॉल्वेंट के जैसा एक्ट कर रहा है, कितना दिया हुआ है 0.850, और यहां पे हम बार लिख लेते हैं यूनिट। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट वेइंग, ये हमको वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 ग्राम, इज एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी ये बेंजीन का वेट है और बेंजीन को सॉल्वेंट मान रहे हैं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है 39 ग्राम। आगे बेंजीन का मोलर मास भी दिया हुआ है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है मेरा 78 ग्राम। आगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड इज 0.845, यानी जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालते हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज करके कितना हो जाता है 0.845 हो जाता है। ठीक है, यानी ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, आगे क्या बोला है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, यानी जो सॉलिड सब्सटेंस है उसका मोलर मास क्या है, यानी ये जो सब्सटेंस है इसका हमसे मोलर मास निकालने बोला है। देखो हम एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं तुम लोग को। देख, अगर आपको कभी भी मोलर मास निकालने बोला है या वेट निकालने बोला है ना, तो इसके लिए एक प्यारा सा डायरेक्ट फॉर्मूला ये है। ठीक है, आप यूज कर सकते हो, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए, ये इज इक्वल टू एनबी यानी मोल ऑफ सॉल्यूट बाई एनए मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये फॉर्मूला का यूज तब करोगे जब सॉल्यूट या फिर सॉल्वेंट का वेट या मोलर मास निकालने बोलेगा। ठीक है, अब पी नॉट ए का वैल्यू हमें दिया हुआ था 0.850, पीए का वैल्यू दिया हुआ था 0.845, पी नॉट ए वापस से कितना हो जाएगा 0.850। ठीक है, एनबी, अब देखो हमको सॉल्यूट का ही वैल्यू निकालना है तो अभी एनबी ही पहले रहने दो, इसका कोई वैल्यू मत रखना। एनए यानी मोल कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मोलर मास, तो बेंजीन का गिवन वेट था 39 और इसका मोलर मास कितना होता है 78 दिया हुआ था, ये 2 बार में हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, यानी यहां से अगर हम बात करें तो ये कितना आ रहा है, देखो इसको अगर तुम माइनस करोगे तो ये आएगा कि नहीं 0.005, यही आ जाएगा मेरा। ठीक है, 0.005 यही आ जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 0.850। देखो इसको अगर तुम माइनस कर लोगे 0.850 को 0.845 से तो वही आ जाएगा मेरा 0.005 इज इक्वल टू एनबी, और 1/2 को हम 0. क्या बोल सकते हैं 5, इसका 3 प्लेस डेसिमल, इसका 3 प्लेस डेसिमल हट जाएगा। अब यहां से क्या बच रहा है, देखो 5 डिवाइडेड बाई 850, ठीक है, इंटू 0.5। अब एनबी कैसे निकालेंगे, एनबी निकालने का फॉर्मूला होता है WB बाई MB। अब हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, देखो ना वेट ऑफ सॉल्यूट यहां पे दिया हुआ था कितना 0.5 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट के जगह में हम 0.5 रख देंगे तो मोलर मास इजीली आ जाएगा। तो यहां से 5
इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 850 इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा 0.5। मोलर मास हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। एमबी इज इक्वल टू 0.5 इंटू 850 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 5। ये और ये यहां से कैंसल, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, 6 7 8, ठीक है। 5 7 जा 35 और यहां पे 0, यानी जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकल करके आएगा बच्चों वो 170 ग्राम आ जाएगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि जब भी सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का वेट, मोलर मास कुछ भी कैलकुलेट करने बोले, यही फॉर्मूला आपको पुट करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देखो। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 mm ऑफ Hg, ठीक है। तो ये हमको वाटर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और ये वाटर यानी ये प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दिया हुआ है। तो वाटर यहां पे सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा, यानी पी नॉट ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है 17.535। यूनिट लिख लेते हैं mm ऑफ Hg, ऑफ वहां पे छूट गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। तो हमें वाटर का वेपर प्रेशर निकालना है 293 केल्विन पे, व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट हमें दिया हुआ है 25 ग्राम, इज एडेड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है 450 ग्राम। तो वाटर है सॉल्वेंट, तो इसका मोलर मास भी हम लोग निकाल ही सकते हैं, मोलर मास होगा 18 ग्राम। और यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ग्लूकोज है तो इसका मोलर मास भी हमें पता है जो कि होता है 180 ग्राम, ठीक है। तो हमें क्या निकालने बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा। हम सभी को पता है कि जब एक सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है और सॉल्वेंट वोलाटाइल, तब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला है पीए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, ठीक है। अब पीए निकालना है बच्चे, पी नॉट ए का वैल्यू कितना है, तो पी नॉट ए है 17.535 इंटू एक्स ए। एक्स ए कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में रखेंगे एन ए और नीचे में बच्चों रखेंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब एन और एनबी कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम एनबी निकाल सकते हैं। एनबी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी, ठीक है, यानी 25 बाई 180, यही आ जाएगा। तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, ठीक है, और यहां आ जाएगा 5 6 जा 30, यानी 5 बाई 36 आ जाएगा यहां पे। नेक्स्ट अगर हम एन ए निकालना चाहे तो एन ए कैसे निकालेंगे, 450 बटे 18, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ये आ जाएगा तुम्हारा। इसको फिर से कैंसिल कर दोगे कितना बार में, 25 बार में। अब यहां से अगर हम बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा, इसको देखो, ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, देखो अब सबका वैल्यू को हम लोग रखते हैं, सबका वैल्यू को रखो, पी ए इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा, 17.535, 17.535 इंटू, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम Na का बात करें तो Na कितना आ रहा है तुम्हारा 25 ना, ठीक है। तो Na आ रहा है 25, नीचे में Na वापस से 25 प्लस NB, NB के जगह में हम लोग क्या रखेंगे, तो 5 बाई 36 रख लेंगे, 5 बाई क्या कर लेंगे 36, यही आ जाएगा मेरा। सब कैंसल आउट ठीक से हुआ है ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा, ये ठीक है, ये तुम्हारा 9 2 जा 18, 9 5 जा 45, ठीक है, 25, यही आ जाएगा। अब हम लोग को इसको सॉल्व करना है, आराम से आंसर आ जाएगा 17.535 इंटू, इसको हम डायरेक्टली यहां से सॉल्व कर लेते हैं, 25 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है। अब प्लस यहां से अगर हम बात करें 5 बाई 36 को हम लोग कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। आ,
ये आपका आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 36, तो ये 0.13 के आसपास आएगा। ठीक है, 0.13। ठीक है, अब देख लो 17.535 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 25.13। ठीक है, तो अब यहां से क्या आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 25.13, तो ये आ जाएगा 0.99। ठीक है, तो 17.535 इंटू 0.99 कर लेते हैं, तो 17.35 के आसपास आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आएगा वो 17.35 आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से आप लोग कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि देखो कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि सिर्फ तुमको यही डाटा से क्वेश्चन पूछ ले वो जरूरी नहीं है। जब सॉल्यूट नॉन वोलाटाइल होता है और सॉल्वेंट वोलाटाइल होता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके इजीली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कैलकुलेट मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला दिया हुआ है, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहां पे मास निकालने बोल रहा है, और क्या क्या वैल्यू दे रखा है पहले ये देखो। ठीक है, तो हमें यहां से क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है पहले वो देखते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड यहां पे सॉल्यूट के जैसा एक्ट करेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। आगे पढ़ते हैं, टू बी डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, यानी यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 75 ग्राम। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट, टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी हमें डेल्टा टीएफ का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 1.5 डिग्री सेल्सियस। आगे अगर हमको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो इसका मोलर मास भी चाहिए, तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा 12 छक 72 प्लस 6 प्लस 16 छक कितना हो जाएगा 96, ये हो जाएगा ना 16 6 96। ठीक है, अब सबको ऐड कर लेते हैं तो मोलर मास तुमको मिल जाएगा 72 6 96, तो 6 6 12 और 14। ठीक है, यहां पे आ जाएगा 9 10 17 100, यही आ जाएगा ना 174, 16 इंटू 6 6 6 36, राइट, यही आ जाएगा 174। यानी हमें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया है जो कि है 174। अब हमें डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है, तो यहां से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। अगर यहां एसोसिएशन डिसोसिएशन का बात नहीं किया है तो आई डायरेक्टली 1 हो जाएगा। केएफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में जो कि है 3.9। मोलैलिटी निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है इंटू 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा 174 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है जो कि कितना है 75 है। अब डेल्टा टीएफ का वैल्यू भी हमें दिया हुआ है जो कि कितना है 1.5 है। अब वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, सबको दूसरे तरफ ट्रांसफर करो, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या करोगे 1.5 इंटू 174 इंटू 75 डिवाइडेड बाई, ठीक है, नीचे में क्या बच रहा है 3.9 इंटू 1000। ठीक, अब इसको भी हम जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हम, ठीक है, फास्ट फास्ट के चक्कर में कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, हालांकि आप लोग को एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं। 75 डिवाइडेड बाई 3.9, ठीक है, तो ये लगभग मेरा वेट ऑफ सॉल्यूट जो आएगा वो आ जाएगा 5.019, यानी अप्रोक्स में आप बोल सकते हो 5 ग्राम के आसपास आएगा। यही मेरा आंसर होगा। आसान सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222 यानी 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये तुम्हारा फॉर्मूला है, एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इज 1.072 ग्राम, देन व्हाट शैल बी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें यहां से दो चीज निकालने बोल रहा है, एक हमें निकालने बोल रहा है मोलैलिटी, ठीक है, और एक बोल रहा है मोलैरिटी। अब दोनों हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। पहले बताओ, अगर हमें मोलैलिटी निकालना है तो मोलैलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हम बात करें तो यहां वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, यही तुम्हारा सॉल्यूट कहलाएगा,
2.6 इंटू 1000। इसका मोलर मास अगर हम बात करें तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास कितना हो जाएगा? 2 कार्बन है मतलब 24, 4 हाइड्रोजन मतलब 4, ठीक है, 2 ऑक्सीजन हो जाएगा मतलब 32 प्लस 2। अब ऐड कर लो, 24, 4, 32, 2, 4 4 8 2 10 12, ठीक है, 3 2 5 और 1 6, 62 आ जाएगा। तो यहाँ 62 हो गया इनटू, अगर हम वेट ऑफ सॉल्वेंट का बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट फिर से कितना हो जाएगा? 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। अब फिर से हम थोड़ा सहारा ले लेते हैं, ठीक है, 222.6 इंटू 5 बराबर ये डिवाइडेड बाई 62 इज इक्वल टू ये, ठीक है। यानी जो मोलैलिटी आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो 17.9 ग्राम आ रहा है, सॉरी मोल पर केजी या मोलल, ये मेरा मोलैलिटी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है अगर सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया हुआ है तो आप मोलैरिटी भी निकाल लो, ठीक है। अब अगर हमें मोलैरिटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो अगर मोलैलिटी हमें दिया हुआ है, मोलैलिटी हमें कितना पता है बोलो? मोलैलिटी हमें पता है 17.9, 17 पॉइंट क्या 9। इसका मतलब क्या है? जिस भी सॉल्यूशन का बात कर रहे हैं वहां मोल ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा 17.9 और वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो कितना मान लिया जाएगा? 1000 ग्राम, ठीक है। मोलैलिटी का मतलब यही होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 केजी में 1000 ग्राम हो जाएगा। अब ये तुम्हारा वेट ऑफ क्या दिया हुआ है? सॉल्वेंट दिया हुआ है, बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर हमको वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूट जो क्या 2.6 पॉइंट क्या 6, तो ये आ जाएगा मेरा 1222.6 और यूनिट क्या लिख लोगे? ग्राम। अब इसको वॉल्यूम में कैसे? इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास है 1222.6 डिवाइडेड बाई, अगर हम डेंसिटी का बात करें तो डेंसिटी 1.072 है, तो यहां पे आ जाएगा 1, ठीक है, 1.072, तो यहां से हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा 1222.6 डिवाइडेड बाई 1.072, ठीक है। तो यहां वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लगभग आ रहा है 1140, ठीक है, 0.5 और यूनिट हम लोग ml में लिख लेंगे। अब वॉल्यूम पता है, सब कुछ पता है, आराम से निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट 17.9 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1140.5, क्योंकि ये ml में है तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब वैल्यू रखा हुआ है, बस पुट करो, आंसर लाते हैं 17.9 डिवाइडेड बाई 1140.5 बराबर ये डिवाइडेड इंटू 1000, तो जो मोलैरिटी आएगा वो लगभग आ रहा है 15.69 और यूनिट कैपिटल लेटर एम या फिर मोलर लिख लोगे, तो ये है। तो जब भी तुमको मोलैलिटी पता हो और मोलैरिटी निकालना है तो इस तरह से करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। जो भी मोलैलिटी होगा उतना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट तुम्हारा 1000 ग्राम ले लेना, उसमें सॉल्यूट का वेट को ऐड करके डेंसिटी के मदद से वॉल्यूम निकाल लेना और उसके बाद आराम से सॉल्व कर लेना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ Hg इज 96.3 डिग्री सेल्सियस, यानी ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिया हुआ है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है जो कि T0B होगा। T0B है मेरा 96.63 डिग्री सेल्सियस। आगे, हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड, यानी हमें वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने बोल रहा है। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना वेट ऑफ सॉल्यूट निकालने बोल रहा है, टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें दिया हुआ है जो कि है 500 ग्राम। आगे, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी केबी का वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.52, ठीक है, यही दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग को यहां पे निकालना पड़ेगा डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? टीबी माइनस टी नॉट बी।
टीबी कितना है 100 माइनस टी नॉट भी कितना हो जाएगा 96.63। अगर एग्जैक्टली 96 होता तो 4 आता, 96 से कम है मतलब थोड़ा ज्यादा है, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा 63, यानी 7 करेंगे तो आ जाएगा 37, ये आ जाएगा तुम्हारा 3.37। ये तुम्हारा डेल्टा टीबी का वैल्यू आ गया। अब डेल्टा टीबी हमें मिल गया है, अब आगे आराम से फॉर्मूला यूज करो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब वो सुक्रोज है, ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करेगा तो आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, के बी हमें दिया हुआ है 0.52, वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि होगा 342 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दिया हुआ है 500, जीरो से जीरो यहां से कट जाएगा और डेल्टा टीबी हम निकाल लिए हैं 3.37। ठीक है, यहां से आ जाएगा क्या 3.37, यही है ना, इसको एक बार माइनस करके देख लो 100.63। ठीक है, तो 0 0 यहाँ पे आ जाएगा 7, हाँ 3.37 यही आ जाएगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो यहां से वेट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो वेट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 3.37 इंटू 5, ये 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा 342 डिवाइडेड बाई 0.52 इंटू 2, यही आ जाएगा। अब जो भी बच रहा है उसको और कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 7 जा 14। ठीक है, और यहाँ पे 2 1 जा 2, ये आ गया। ठीक है, अब 2 प्लेस डेसिमल इसका हटा दो, 2 प्लेस डेसिमल इसका हटा दो, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ गया 337 इंटू 152। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट आराम से मिल जाएगा, देखना जरा क्या आता है। ठीक है, 337 इंटू 171, ठीक है, डिवाइडेड बाई 52। कुछ तो गलती आ रहा है हम लोग का, क्या गलती कर रहे हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट 96, ये सब कुछ सही है, 500 ग्राम ऑफ वाटर। काफी बड़ा नंबर आ रहा है यार। ठीक है, सबका वैल्यू सही रखे है ना, पहले ये रख देते हैं 0.52, ये कैंसल आउट हो ही जाएगा, तो ये उधर चला गया। ठीक है, यही आएगा फिर, वेट ऑफ सॉल्यूट मेरा आ जाएगा कितना 1108.2 और यूनिट ग्राम लिख लेंगे, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.02 इंटू 10 का पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज दी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन यानी हमसे मोलैरिटी पूछ रहा है, तो सबसे पहले ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है उसको मोल में बदल देना। ठीक है, मोल कैसे निकालोगे, तो जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है इसको तुम एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, 6.02 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, ये तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 10 का पावर 3 बचेगा, ये ऊपर जाकर के 10 का पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मोल हमें पता है, मोलैरिटी निकालना है, तो मोलैरिटी निकालने के लिए ऊपर में मोल ऑफ सॉल्यूट जो कि ये होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 10 का पावर 2 100। अब ml में है तो ऊपर में 10 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मोलैरिटी आएगा देखो ये तुम्हारा कट जाएगा, 10 का पावर 0 मतलब क्या होगा 1, और यहाँ पे है 100 यानी ये आएगा 0.01, और यूनिट तुम क्या लिख लेना मोलर। तो ये क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन तुमसे बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, बाकी कुछ न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वापस से यहाँ पे डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। तो इतना टाइप का आप लोग का सवाल जैक बोर्ड में पूछा गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट कर देना, उसके लिए हम वापस से वीडियो वगैरह बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए आत्मज्ञान के साथ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सभी को थैंक यू, बाय बाय।